आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जहां भारत ने एक दूसरा जन्म लिया। बिल्कुल। और ये वो दौर है जो हड़प्पा सभ्यता के गुम हो जाने के बाद फिर अचानक कुछ ही सदियों में छोटे छोटे कबीलों की जगह विशाल साम्राज्य खड़े हो जाते हैं और धूल भरे गांवों की जगह हलचल भरे शहर बस जाते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी में। और ये कहानी सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगभग 1500 साल के एक गैप के बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ एक साथ बदलने लगता है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी वजह एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चीजें थीं जो लगभग एक ही समय पर हुईं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी थी लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। लोहा पहले भी था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल खेती और युद्ध दोनों में क्रांति ला रहा था। लोहे के मजबूत फाल वाले हल बने, जिससे गंगा घाटी की सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया होगा। बिल्कुल। जंगल साफ हुए, ज्यादा जमीन पर खेती हुई, मतलब ज्यादा अनाज। और इसने अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया। सही। और इसी के साथ दूसरी बड़ी चीज हुई सिक्कों का चलन। सिक्के। इससे पहले तो वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था। हाँ, सामान के बदले सामान, जो बहुत झंझट का काम था। अब आ गए आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये कैसे होते थे? ये चांदी के टुकड़े होते थे जिन पर अलग अलग निशान, मतलब ठोक कर, पंच करके बनाए जाते थे। इसने व्यापार को बहुत तेज और आसान बना दिया। तो मतलब एक तरफ खेती से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ सिक्कों ने उस पैसे को घुमाना आसान कर दिया। और तीसरी चिंगारी इन दोनों का नतीजा थी बड़े राज्यों और शहरों का उदय। जब कुछ इलाके खेती और व्यापार से अमीर हो गए तो वो राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हो गए और छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। एकदम सही, महाजनपद। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, जैसे मगध, कोशल, कुरु, गांधार। लेकिन क्या इन सब पर राजा ही राज करते थे? नहीं, ज्यादातर में तो राजतंत्री था, जहां राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन कुछ, जैसे वज्जी संघ, गण या संघ हुआ करते थे। गण या संघ एक तरह का प्राचीन गणराज्य, जहां कोई एक राजा नहीं था बल्कि कई लोग मिलकर शासन करते थे। और भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही ऐसे ही गणराज्यों से ताल्लुक रखते थे। तो इन 16 महाजनपदों के बीच एक तरह की होड़ शुरू हुई होगी, है ना, कि कौन सबसे ताकतवर बनेगा। बिल्कुल। और इस रेस में एक महाजनपद सबको पछाड़कर सिकंदर बनकर उभरा। और वो था मगध। हाँ, मगध, आज के बिहार का इलाका। तो मगध के पास ऐसा क्या खास था? क्या उनके राजा ज्यादा बहादुर थे या कोई और सीक्रेट था? बहादुरी तो थी, लेकिन मगध के पास कुछ असली सुपर पावर्स थे। पहला तो था लोकेशन। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेती से हमेशा जरूरत से ज्यादा अनाज होता था। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक बड़ी सेना का खर्च आराम से उठा सकती थी। ठीक है, तो पैसा और अनाज तो था, और क्या? दूसरा सुपर पावर था लोहा। आज के झारखंड की लोहे की खदानें उनके कब्जे में थी, तो मगध के पास बेहतर और घातक हथियार थे। और तीसरा एक ऐसा हथियार जो उस जमाने का बैटल टैंक हुआ करता था, हाथी। हाँ, मगध के जंगलों में हाथी बड़ी संख्या में मिलते थे। उन्हें पकड़कर सेना में शामिल कर लिया जाता था। ये दुश्मन सेना को रोंदने और किलों के दरवाजे तोड़ने के काम आते थे। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन सिर्फ संसाधनों से तो काम नहीं चलता। बिल्कुल सही। और मगध इस मामले में भी खुशकिस्मत रहा। उसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे बेहद महत्वाकांक्षी और चालाक शासक मिले। उनकी राजधानियां भी कमाल की थीं। पहली राजधानी थी राजगा, आज का राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था, जिसे जीतना मुश्किल हो, नामुमकिन जैसा। और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो नदियों के संगम पर एक जल दुर्ग यानी पानी का किला था। तो मगध की इसी मजबूत नींव पर भारत के पहले साम्राज्य का निर्माण हुआ, मौर्य साम्राज्य। एकदम। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी मगध की ताकत का इस्तेमाल करके भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक फैला एक विशाल साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारे पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक है मेगास्थनीज की किताब इंडिका। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था। हाँ, वही। दूसरा बड़ा स्रोत है कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र। और तीसरा और शायद सबसे सीधा स्रोत है अशोक के अभिलेख। अशोक, चंद्रगुप्त के पोते। कहते हैं कि कलिंगी युद्ध ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था।
लेकिन क्या ये सिर्फ एक हृदय परिवर्तन था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच भी थी? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने यकीनन अशोक को झकझोर दिया था। हाँ। लेकिन उनके धम्म के रास्ते को सिर्फ एक नैतिक बदलाव के तौर पर देखना एक अधूरी तस्वीर होगी। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल भी थी। राजनीतिक चाल? वो कैसे? सोचिए, आप एक ऐसे साम्राज्य पर राज कर रहे हैं जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, देवता और रीति रिवाज बदल जाते हों। आप सबको एक कानून से नहीं बांध सकते। सही बात है। लेकिन बड़ों का आदर करना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों की इज्जत करना, ये ऐसी बातें हैं जिनसे कोई असहमत नहीं हो सकता। तो धम्म एक तरह से अशोक का सॉफ्ट पावर टूल था। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब धम्म एक साम्राज्य को जोड़ने का जरिया था। और इस विशाल साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? उन्होंने एक बहुत ही संगठित व्यवस्था बनाई थी। राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था, जिनकी अपनी राजधानियां थी: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। और इन सबको जोड़ने के लिए पूरे साम्राज्य में सड़कों और नदियों का एक जाल बिछाया गया था, ताकि सेना और अधिकारी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। लेकिन साम्राज्य हमेशा तो नहीं रहते। मौर्यों के बाद क्या हुआ? क्या भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया? हाँ, लगभग 150 साल के बाद मौर्य साम्राज्य बिखर गया और एक बार फिर छोटे राज्य और सरदारियां उभरने लगीं। खासकर दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसी ताकतवर सरदारियों का उदय हुआ। एक मिनट, सरदार और राजा में क्या फर्क होता है? एक बड़ा बुनियादी फर्क है। राजा एक तय व्यवस्था के तहत नियमित रूप से कर यानी टैक्स वसूलता है। और सरदार? सरदार अपने अधीन लोगों से कर नहीं बल्कि भेंट या उपहार लेता है और फिर उसे अपने समर्थकों में बांट देता है। उसकी ताकत लोगों के व्यक्तिगत समर्थन पर ज्यादा टिकी होती है। अच्छा, और उत्तर भारत में क्या हो रहा था? उत्तर पश्चिम से कई नए शासक आए, जैसे कुषाण। उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने का एक अलग तरीका निकाला। वो क्या था? कुषाण शासकों ने देवपुत्र यानी देवता का पुत्र जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। ये एक तरह से प्रजा को यह बताने का तरीका था कि उनका राजा कोई आम इंसान नहीं बल्कि दैवीय है, ताकि कोई उसकी सत्ता को चुनौती ना दे सके। बिल्कुल। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इनके बारे में हमें ज्यादातर प्रशस्तियों से पता चलता है। ये प्रशस्ति क्या चीज है? इसे आप राजा का ऑफिशियल प्रेस रिलीज या गुणगान समझ सकती हैं। दरबारी कवि अपने राजा की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते थे। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, जिसमें उनके दरबारी कवि हरिशेन ने उन्हें ऐसा दिखाया है मानो वो धरती पर आए देवता हों जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। जाहिर है, हमें इसे शब्दशः सच नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम हमेशा राजाओं और साम्राज्यों की ही बात करते हैं। महलों के बाहर जो आम इंसान था, जो किसान खेत में हल चला रहा था, उसकी दुनिया कैसी थी? उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा था। एक तरफ लोहे के हल और धान की रुपाई जैसी नई तकनीकों से खेती की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन क्या इसका फायदा सबको बराबर मिल रहा था? नहीं, समाज में आर्थिक भेदभाव साफ दिखने लगा था। एक तरफ बड़े बड़े जमींदार थे, तो क्या आम लोग राजाओं से खुश थे? जातक कथाओं जैसी कहानियों से पता चलता है कि राजा अक्सर भारी टैक्स लगाते थे और कई बार लोग इन करों से तंग आकर गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। और शहरों का क्या हाल था? जैसे जैसे गांवों में अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगा, शहरों का विकास हुआ, जो शिल्प और व्यापार के केंद्र बने। हमें खुदाई में उस जमाने की कुछ खास चीजें मिली हैं। जैसे कि? हमें कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें इतिहासकार नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये नाम तो बड़ा टेक्निकल है। हाँ, लेकिन समझिए कि ये उस जमाने के डिजाइनर क्रॉकरी थे। इनकी चमक और फिनिशिंग इतनी शानदार थी कि आज भी देखकर हैरानी होती है। ये बताते हैं कि तब के समाज में खूबसूरती और स्टेटस का भी महत्व था। और इन शहरों में कौन लोग रहते थे? धोबी, बुनकर, सुनार, हर तरह के कारीगर और व्यापारी। इन व्यापारियों और शिल्पकारों के अपने संगठन भी होते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी मतलब आज की ट्रेड यूनियंस जैसी? हाँ, एक तरह से। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, कच्चा माल खरीदती थी और तैयार माल को बेचती थी। और ये व्यापार सिर्फ भारत के अंदर ही होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत उस समय एक ग्लोबल ट्रेड हब था। जमीनी रास्तों से मध्य एशिया तक और समुद्री रास्तों से रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। ये सब जानना अविश्वसनीय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम यानी इतिहासकार इस पूरी कहानी को जोड़ते कैसे हैं, खासकर उस जमाने की लिखावट को पढ़ना। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है अभिलेखों की। अशोक के अभिलेख, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे थे, सदियों तक एक पहेली बने रहे।
कोई उन्हें पढ़ नहीं पाता था। तो फिर ये पहेली सुलझी कैसे? ये कहानी किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत के बाद ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। ये तो एक ऐतिहासिक क्षण रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने पाया कि ज्यादातर अभिलेखों में राजा का नाम अशोक नहीं बल्कि एक उपाधि देवानाम पिया पियदस्सी लिखी है। देवानाम पिया पियदस्सी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। प्रिंसिप उलझन में थे कि ये राजा कौन है। फिर उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को खंगाला और वहां उन्हें इसका जवाब मिला। हाँ, ग्रंथों में लिखा था कि ये उपाधि सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे ही ये कनेक्शन जुड़ा, भारतीय इतिहास की एक पूरी गुमशुदा कड़ी सामने आ गई। यानी अभिलेख एक तरह से उस समय की खिड़की की तरह हैं, लेकिन क्या हम उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? यही एक इतिहासकार का सबसे बड़ा चैलेंज है। अभिलेखों की अपनी सीमाएं हैं। इन्हें राजा या अमीर लोग लिखवाते थे तो जाहिर है कि वे अपनी उपलब्धियां ही गिनाएंगे, अपनी हार या कमजोरियां नहीं। हाँ, इसे आप किसी राजा का ट्विटर फीड समझ सकती हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, और आम लोगों के बारे में तो इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता होगा। बिल्कुल, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके सुख दुख, ये सब इन शाही अभिलेखों से गायब हैं। इसीलिए एक पूरी और सच्ची तस्वीर बनाने के लिए इतिहासकार सिर्फ अभिलेखों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें साहित्यिक ग्रंथों, सिक्कों, मूर्तियों, बर्तनों के टुकड़ों जैसे हर सबूत को एक साथ रखकर कहानी को जोड़ना पड़ता है। ठीक एक जासूस की तरह। बिल्कुल। चलिए, ये चर्चा बहुत ही रोचक रही। अब इस पूरी बातचीत को हम परीक्षा की तैयारी के लिहाज से देखते हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल मानने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, जैसे 16 महाजनपद। दूसरा, लोहे का बढ़ता प्रयोग, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तीसरा, व्यापार के लिए आहत सिक्कों का विकास, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। और चौथा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी नई दार्शनिक विचारधाराओं का उदय। बहुत स्पष्ट। अब दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थीं केंद्रीकृत शासन, जिसमें राजा शक्ति का केंद्र था। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र भी शामिल थी। एक विशाल और सुसंगठित सेना। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। और एक सुदृढ़ यातायात व्यवस्था। और अभिलेखों से क्या प्रमाण मिलते हैं? अशोक के अभिलेखों से धम्म के प्रचार, धम्म महामात्रों की नियुक्ति और साम्राज्य के प्रमुख मार्गों पर प्रशासनिक नियंत्रण का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उत्तम। और आज के लिए अंतिम प्रश्न। प्रश्न 3, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया? मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन। इसमें अत्यधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र, लोहे की खदानों की निकटता और सेना के लिए जंगलों से हाथियों की उपलब्धता शामिल थी। दूसरा, रणनीतिक राजधानियां। पहली राजधानी राजगृह, जो पहाड़ियों से घिरी थी, और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, जो एक जल दुर्ग थी। और तीसरा, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी एवं योग्य शासकों की नीतियां। इन सभी कारकों ने मगध को भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे लोहा, सिक्के और शहरों ने मिलकर भारत को एक नई शक्ल दी, कैसे मगध की ताकत ने मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया और कैसे अशोक के धम्म ने उस साम्राज्य को जोड़ने की कोशिश की। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि उस युग के अभिलेख और ग्रंथ हमें शासकों के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उन अनगिनत किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों की कहानियां आज भी पुरातात्विक खोजों के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। एक ऐसी पहेली जिसके शायद सारे हिस्से हमें कभी नहीं मिल पाएंगे।